Hello everyone, today we are going to do the paper code BPCG 171 जनरल साइकोलॉजी। तो ये वीडियो आपके लिए जो भी दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं जो भी बच्चे उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, वहाँ पे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको क्या है, आपको इंटरफेस दिख जाएगा। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप क्या करेंगे, जो भी आपका पेपर कोड है, ठीक है, जैसे कि अभी हम देखेंगे BPCG 171। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पेपर कोड है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्या है, आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर परचेज कर लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी वेबसाइट से ये गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में, तो सिंपली आप क्या करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको गेस्ट पेपर लेना है तो भी आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए चलते हैं, पहली क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एज गिवन बाय एरिक एरिक्सन। So in this question you have to describe the stages of development that is given by एरिक एरिक्सन। ठीक है, एरिक एरिक्सन क्या है, एक रिनोन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, जिन्होंने कि प्रपोज किया था एक साइकोसोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि उनके एंटायर लाइफ स्पैन तक, ठीक है, रहती है। ही सजेस्टेड दैट इंडिविजुअल्स पास थ्रू 8 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो 8 डिस्टिंक्ट स्टेजेस से पास होते हैं, each characterized by a central conflict that must be resolved for healthy psychological growth। तो जितने भी हमारी जितने ये 8 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं वो ईच होती दो सारी क्या है, जो एक एक होती हैं वो कैरेक्टराइज होती हैं कुछ एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से, जिनको कि रिजॉल्व करना चाहिए ताकि हमारा एक हेल्दी साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो। Successful resolution of each stage leads to the development of key virtues, while failure may result in challenges in later stages। यानी कि अगर हम सक्सेसफुल रेजोल्यूशन कर लेंगे हर स्टेज का तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा की वर्च्यूज का। बल्कि अगर अब फेलियर होगा तो उससे क्या रिजल्ट हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं लेटर स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी, दैट इज फ्रॉम 0 to 1 year। इसमें क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। During this stage, infants depend entirely on their caregivers for their basic needs। यानी कि इसमें क्या होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं वो पूरे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने केयर गिवर्स पे। ठीक है, सारी बेसिक नीड्स के लिए। कंसिस्टेंट केयर फॉस्टर्स ट्रस्ट, वाइल नेग्लेक्ट और इनकंसिस्टेंटली लीड्स टू मिसट्रस्ट। यानी कि अगर हम कंसिस्टेंट केयर करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ट होगा। बल्कि अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे या फिर इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो क्या होगा, मिसट्रस्ट जनरेट होगा। सो द वर्च्यू डेवलप्ड इज होप। यहाँ पे क्या है, जो वर्च्यू डेवलप्ड होता है वो होता है होप, दैट इज फॉर्मिंग द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर रिलेशनशिप। सेकेंड इज अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज फ्रॉम 1 to 3 years। इसमें क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। टॉडलर्स बिगिन टू असर्ट इंडिपेंडेंस बाय एक्सप्लोरिंग देयर एनवायरनमेंट एंड डेवलपिंग पर्सनल स्किल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, टॉडलर्स अपने आप को इंडिपेंडेंस देने लग जाते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और अपने पर्सनल स्किल्स को डेवलप करते हैं। सपोर्टिव केयर गिवर्स एनकरेज ऑटोनॉमी, while criticism और excessive control can result in shame and doubt। यहाँ पे क्या है, अगर सपोर्टिव केयर गिवर्स होंगे तो ऑटोनॉमी एनकरेज होगी। ठीक है, बल्कि अगर ओवर क्रिटिसिज्म होगा या फिर एक्सेसिव कंट्रोल होगा तो उसकी वजह से क्या है, शेम और डाउट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, सो द वर्च्यू गेन्ड इज विल। यहाँ पे क्या है, जो वर्च्यू गेन होता है वो क्या होती है, विल। थर्ड इज प्री स्कूल, दैट इज फ्रॉम 3 to 6 years। इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चिल्ड्रन इनिशिएट एक्टिविटीज, इंटरैक्ट सोशली एंड डेवलप इमेजिनेशन। इस स्टेज में क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो एक्टिविटीज को इनिशिएट करते हैं, सोशली इंटरैक्ट करते हैं और अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करते हैं। एनकरेजमेंट प्रमोट्स इनिशिएटिव्स, वेयरएज डिस्करेजमेंट और पनिशमेंट में क्रिएट गिल्ट। अब अगर हम एनकरेजमेंट करेंगे तो उससे इनिशिएटिव प्रमोट होगा, जबकि डिस्करेजमेंट या फिर पनिशमेंट से क्या होगा, गिल्ट क्रिएट होगा। सो द वर्च्यू अचीव्ड इज पर्पस। इसमें जो वर्च्यू अचीव्ड होती है वो पर्पस होता है। ठीक है, फोर्थ इज स्कूल एज, दैट इज फ्रॉम 6 to 12 years। इसमें क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी।
सो दिस स्टेज फोकसेस ऑन लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट एंड अचीविंग कॉम्पिटेंस। इस स्टेज में क्या होता है, लर्निंग पे फोकस होता है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होता है और टू अचीव कॉम्पिटेंस। सो सक्सेसेस लीड्स टू अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री while repeated failure may cause inferiority। ठीक है, अगर सक्सेसेस होंगे तो उसकी वजह से क्या है, सेंस ऑफ इंडस्ट्री होगा, और बल्कि अगर रिपीटेड फेलियर होंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, इंफीरियोरिटी होगी। सो द रिजल्टिंग वर्च्यू इज कॉम्पिटेंस। फिफ्थ इज अडोलेसेंस, दैट इज फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स। इसमें क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। Adolescents explore personal values, beliefs and goals to form a sense of identity। अब जो adolescents होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल वैल्यूज, बिलीव्स और गोल्स को एक्सप्लोर करते हैं ताकि वो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्म कर सकें। कंफ्यूजन अबाउट वंस रोल्स इन सोसाइटी लीड्स टू रोल कंफ्यूजन। ठीक है, सो द वर्च्यू डेवलपमेंट इज फिडिलिटी। सिक्स्थ इज यंग अडल्टहुड, दैट इज फ्रॉम 18 to 40 years, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यंग अडल्ट सीक्स डीप रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल कनेक्शंस। यानी कि जो यंग अडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डीप रिलेशनशिप्स और इमोशनल कनेक्शन को सीख करते हैं। सक्सेसफुली फॉर्मिंग क्लोज बॉन्ड्स रिजल्ट्स इन इंटीमेसी, यानी कि अगर क्लोज बॉन्ड बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो इंटीमेसी में रिजल्ट करते हैं। वाइल फेलियर में लीड टू आइसोलेशन, सो द वर्च्यू गेन्ड इज लव। सेवेंथ इज मिडल अडल्टहुड, दैट इज फ्रॉम 40 to 65 years, generativity versus stagnation। Adult focuses on productivity, work and contributing to society। अब जो adults होते हैं वो क्या करते हैं, वो productivity पे focus करते हैं, work पे focus करते हैं और contributing to the society पे focus करते हैं। Generativity emerges when one feels useful। यानी कि generativity कब emerge होती है, जब एक दूसरे को क्या लगता है, यूजफुल लगता है, जब कोई क्या करता है, खुद को यूजफुल समझता है। Whereas self-absorptions lead to stagnations, so the virtue created or cultivated is care। Eighth is late adulthood, that is 65 years and above, integrity versus despair। In this final stage, individuals reflect on their lives। यानी कि इस फाइनल स्टेज में क्या होता है, इंडिविजुअल्स अपनी खुद की लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अपनी खुद की लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं। अ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी अराइजेस फ्रॉम द फुलफिलमेंट। यानी कि एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी कब अराइज होता है, जब उनकी फुलफिलमेंट होती है। वाइल रिग्रेट रिजल्ट्स इन डिस्पेयर, सो द वर्च्यू अचीव्ड इज विजडम। यहाँ पे जो वर्च्यू अचीव होता है वो क्या है, विजडम है। एरिक्सन्स थ्योरी एम्फसाइजेस दैट ईच स्टेज बिल्ड्स अपॉन द प्रीवियस वंस। एरिक्सन की थ्योरी किस पे एम्फसाइज करती है, जो हर स्टेज होती है वो पुरानी स्टेज पे बिल्टअप होती है। ठीक है, सो हाईलाइटिंग द लाइफ लॉन्ग नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो वो क्या हाईलाइट करते हैं, जो लाइफ लॉन्ग नेचर है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, उसको वो हाईलाइट करते हैं। सक्सेसफुली नेविगेटिंग दी स्टेजेस contributes to a healthy, well adjusted personality and a fulfilling life। यानी कि अगर हम इन सारे स्टेजेस को सक्सेसफुली नेविगेट कर लेंगे तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, एक हेल्दी, वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी और एक फुलफिलिंग लाइफ को वो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर क्या है, आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्कस द वेरियस मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। So in this question, basically we have to tell the various methods and the application of psychology. So psychology is the scientific study of mind and behavior। Psychology का मतलब क्या है? It is the scientific study of mind और behavior। हमारे दिमाग और हमारा जो behavior है उसकी जो scientific study है उसको psychology बोलते हैं। It seeks to understand, explain and predict human thoughts, emotions and actions। यानी कि ये क्या है, ये एक्सप्लेन करता है या अंडरस्टैंड करता है जो भी हमारे ह्यूमन थॉट्स हैं। ठीक है, उनको प्रेडिक्ट करता है, इमोशंस को प्रेडिक्ट करता है और एक्शंस को प्रेडिक्ट करता है। सो टू अचीव दिस साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉय वेरियस रिसर्च मेथड्स एंड अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन मल्टीपल फील्ड्स। तो इन सबको अचीव करने के लिए क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग रिसर्च मेथड्स को एम्प्लॉय करते हैं और अप्लाई करते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अलग अलग फील्ड्स में। सो we will now look at the methods of psychology। First is observation method। This involves systematically observing behavior in natural or controlled settings। यहाँ पे क्या होता है, systematically observe करते हैं behavior को
हम एक नेचुरल और कंट्रोल्ड सेटिंग में, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस अलाउ साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी बिहेवियर इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि अगर हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं हमारे बिहेवियर को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, वाइल कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज एन लेबोरेटरी सेटिंग्स हेल्प आइसोलेट स्पेसिफिक वेरिएबल्स। ठीक है, बल्कि जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है उसमें क्या होता है, वो एक लेबोरेटरी सेटिंग में होता है जिसकी मदद से कि जो स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं उनको हम आइसोलेट करते हैं। सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल एंड मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन द अदर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है आपका, एक्सपेरिमेंट में हम इन्वॉल्व करते हैं, एक वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम उसका इफेक्ट देखते हैं अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो दिस मेथड हेल्प्स establish cause and effect relationship and is widely used in cognitive, social and clinical psychology। तो आपका जो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये हमें वाइडली कहाँ पे यूज देखने को मिलता है कि कहाँ पे वाइडली यूज होता है, दिस इज वाइडली यूज इन कॉग्निटिव, सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। थर्ड इज केस स्टडी मेथड। In this method, psychologists conduct an in-depth study of an individual or a small group over a period of time। तो जो आपका ये केस स्टडी मेथड होता है इसमें क्या करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल के या फिर किसी स्मॉल ग्रुप के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। केस स्टडीज प्रोवाइड रिच क्वालिटेटिव डेटा स्पेशली यूजफुल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड रियल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब जो केस स्टडीज है ना वो बहुत ही क्वालिटेटिव डेटा को प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूजफुल होता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें जो भी बहुत रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। फोर्थ इज सर्वे मेथड। सर्वेज इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज। सर्वे क्या करता है, सर्वे इन्वॉल्व करता है डेटा को कलेक्ट करना बहुत सारे इंडिविजुअल्स से क्वेश्चनर्स की मदद से या फिर इंटरव्यूज की मदद से। So this method is effective for studying attitudes, opinions and behaviors of a population। अब जो सर्वे मेथड है वो बहुत इफेक्टिव होता है अगर हम किसी के एटीट्यूड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ओपिनियंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर बिहेवियर जानना चाह रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन का। एंड इज कॉमनली यूज इन सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। और ये कॉमनली कहाँ पे यूज होता है, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में सर्वे मेथड यूज होता है। फिफ्थ इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। Standardized tests are used to measure intelligence, personality, aptitude and other mental traits। जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो यूज होते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए और जितने भी बाकी मेंटल ट्रेट्स हैं। ठीक है, सो टेस्टिंग प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव डेटा दैट एड्स इन डायग्नोसिस, एजुकेशनल प्लेसमेंट एंड रिसर्च। तो जो ये टेस्टिंग है ये हमें क्या करती है, क्वांटिटेटिव डेटा देती है जो कि एड करता है इन डायग्नोसिस, एजुकेशनल प्लेसमेंट एंड रिसर्च। सिक्स्थ इज कोरिलेशन मेथड। दिस मेथड एग्जामाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। कोरिलेशन मेथड में क्या होता है, ये मेथड एग्जामाइन करता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड प्रेडिक्ट बिहेवियर बट कैन नॉट डिटरमाइन कॉजेशन। यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को, ठीक है, प्रेडिक्ट करता है बिहेवियर को, बट ये कॉजेशन को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। नाउ वी विल लुक एट एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अप्लाइड इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल इलनेस, काउंसलिंग एंड थेरेपी। अब जो साइकोलॉजी है उसको हम अप्लाई करते हैं डायग्नोसिस में, मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में, काउंसलिंग में और थेरेपी में। टेक्निक्स लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड साइको एनालिसिस हेल्प इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गया, साइको एनालिसिस हो गया, ये क्या है, ये टेक्निक्स हैं जिससे कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। सेकेंड इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। Understanding learning processes, students' behavior, and teaching strategies allows educators to enhance academic performance and address learning difficulties। अब जैसे कि अगर हम लर्निंग प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टूडेंट के बिहेवियर को समझते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो एजुकेटर्स हैं वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं और जितनी भी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। थर्ड इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हेल्प्स इम्प्रूव वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। साइकोलॉजी की मदद से क्या है, जो भी वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है।
एम्प्लॉय के सिलेक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है, ट्रेनिंग को, जॉब सेटिस्फैक्शन को, बाय एनालाइजिंग द ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करके इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, ठीक है। फोर्थ इज हेल्थ साइकोलॉजी. इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर्स, प्रिवेंटिंग इलनेस एंड मैनेजिंग स्ट्रेस टू इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग। यानी कि जो हेल्थ साइकोलॉजी है वो किस पे फोकस करती है, वो हमारी हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करने में फोकस करती है, इलनेस को प्रिवेंट करती है और स्ट्रेस को मैनेज करती है, ताकि जो हमारा ओवरऑल वेलबींग है वो इम्प्रूव हो। फिफ्थ इज फॉरेंसिक साइकोलॉजी. Psychology is applied in legal contexts such as criminal profiling, witness testimony and understanding criminal behavior. अब जो साइकोलॉजी है ना वो लीगल कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई होती है, जैसे कि क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करते हैं या फिर विटनेस टेस्टिमनी होती है, या फिर हम क्रिमिनल के बिहेवियर को समझने में भी साइकोलॉजी का यूज करते हैं। सिक्स्थ इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. हेल्प्स एथलीट एनहांस परफॉर्मेंस, मोटिवेशन एंड मेंटल रेजिलियंस थ्रू साइकोलॉजिकल टेक्निक्स. अब ये क्या है, जो साइकोलॉजी है वो एथलीट्स को भी हेल्प करती है उनके परफॉर्मेंस को एनहांस करने में, ठीक है, मोटिवेशन में और उनके मेंटल रेजिलियंस में थ्रू सम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, ठीक है। सो इन कंक्लूजन, psychology employs diverse research methods to explore human behavior, and its applications span clinical, educational, organizational, health, forensic and sports domain, making it a versatile and practical science. अब जो साइकोलॉजी वो क्या है, एक वर्सेटाइल और प्रैक्टिकल साइंस है, ठीक है। वो बहुत अलग अलग रिसर्च मेथड्स को एम्प्लॉय करती है ताकि वो एक्सप्लोर कर सके ह्यूमन बिहेवियर को और उसके एप्लीकेशंस को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Define learning and discuss various theories of learning. In this question, you have to basically tell about learning and various theories of learning. So first, we'll give some introduction of learning. Learning is a relatively permanent change in behavior or knowledge that occurs as a result of experience, practice or study. Learning क्या है, एक relatively एक permanent change है हमारे behavior में या फिर knowledge जो कि occur होता है हमें as a result of experience, practice या फिर study. It is not simply memorizing facts but involves acquiring skills, attitudes और understanding that can be applied in real life situations. यानी कि जो learning है वो सिर्फ facts को memorize करने में नहीं है, बल्कि it involves acquiring skills, यानी कि हमारे पास skills acquire भी होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग दैट इट कैन बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशंस, ताकि ये हम क्या कर सकें, रियल लाइफ सिचुएशंस में भी हम अप्लाई कर सकें. लर्निंग enables individuals to adapt to new environments, solve problems and improve performance. लर्निंग क्या करती है, इंडिविजुअल्स को इनेबल करती है कि वो अपने नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें. नाउ वी विल लुक एट थ्योरीज ऑफ लर्निंग. Over time, psychologists and educators have developed several theories to explain how learning occurs. The major theories include, यानी कि टाइम के साथ साथ क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और एजुकेटर्स हैं उन्होंने बहुत अलग अलग थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है कि लर्निंग कैसे अकर होती है. जो मेजर थ्योरीज हैं वो इंक्लूड करती हैं, पहला है बिहेवियरिस्ट थ्योरी दैट इज प्रपोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट लाइक B.F. स्किनर एंड जॉन वॉटसन. बिहेवियरिज्म एम्फसाइजेस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रादर देन इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस. यानी कि जो हमारा बिहेवियरिज्म है वो क्या है, वो एम्फसाइज करता है हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को रादर देन हमारा जो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस है. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो लर्निंग है दैट अकर्स थ्रू कंडीशनिंग. अब हम देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पैवलॉव ने दी थी, और ऑपरेंट कंडीशनिंग दैट जो स्किनर ने दी थी. Learning by associating a neutral stimulus with a meaningful one. Example, Pavlov's dog salivating at the sound of a bell. इनकी क्लासिकल जो कंडीशनिंग होती है वो कैसे होती है, जब हम लर्निंग को एसोसिएट कर देते हैं किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ जो कि एक मीनिंगफुल बन जाता है. फिर जैसे कि मान लीजिए जो पैवलव का डॉग था वो सैलिवेट करता था, कब, जब वो बेल की साउंड सुनता था, ठीक है. सेकेंड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर ने दिया था. Learning through rewards and punishments where positive reinforcement strengthen desired behavior and negative consequences reduce undesired behavior. यहाँ पे क्या होता है, जो लर्निंग होती है वो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू होती है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है, हमारे डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या करते हैं, अनडिजायर्ड बिहेवियर को रिड्यूस करते हैं. सेकेंड इज कॉग्निटिव थ्योरी दैट वाज पायनियर्ड बाय जीन पियागेट एंड जेरोमो ब्रूनर. Cognitive theories focuses on internal mental processes.
यानी कि जो आपकी कॉग्निटिव थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है, हमारे इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस पे, ठीक है, फोकस करती है। लर्निंग इज व्यूड एज द एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। लर्निंग को कैसे व्यू किया जाता है कि वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेसिंग है इंफॉर्मेशन की, ठीक है। Piaget emphasizes stages of cognitive development, suggesting that learning depends on the learner's maturity. Piaget क्या emphasize करता है कि जो हमारी learning है वो किस पे डिपेंड करती है, learner की maturity पे डिपेंड करती है। Bruner introduced the concept of discovery learning, where learners construct knowledge by exploring and problem solving. अब जो ब्रूनर है वो क्या करते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कि लर्नर क्या है, खुद के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय एक्सप्लोरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड इज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, रूटेड इन द आइडिया ऑफ पियागेट एंड ले वात्स्की। कंस्ट्रक्टिविज्म posits that learner actively construct knowledge based on their experiences and social interaction। यानी कि जो लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवली अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस and social interactions. Watsky highlighted the zone of proximal development where learners perform tasks with guidance before achieving independence। यानी कि जो zone of proximal development होता है उसमें क्या करते हैं, जो learners होते हैं वो task को perform करते हैं with the guidance before achieving independence। So learning is thus a collaborative and context driven process। अब जो learning होती है वो एक collaborative और context driven process है। Social learning theory, Albert Bandura emphasizes that learning occurs through observation, imitation and modeling। अब जो अल्बर्ट बंडूरा होते हैं वो एम्फोसाइज करते हैं कि जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है, इमिटेशन के थ्रू होती है और मॉडलिंग के थ्रू अकर होती है, ठीक है। सो इंडिविजुअल्स कैन एक्वायर न्यू बिहेवियर बाय वॉचिंग अदर्स एंड सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। अब जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, नए बिहेवियर को एक्वायर कर सकते हैं लोगों को देख के, एंड सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। So this theory bridges behaviorism and cognitive approaches, highlighting the role of social context। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस थ्योरी में क्या हाईलाइट कर रहे हैं, वो रोल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। फिफ्थ इज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। Advocates like Abraham Maslow and Carl Rogers stress that learning is influenced by personal growth and self-actualization। यानी कि इनका क्या मानना है कि जो लर्निंग है वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे पर्सनल ग्रोथ से और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। मोटिवेशन, इमोशंस एंड लर्नर सेल्फ कॉन्सेप्ट्स आर सेंट्रल। यानी कि मोटिवेशन, इमोशन और जो लर्नर का सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल होता है। ये थ्योरी एनकरेज करती है और लर्नर सेंटर अप्रोच को, emphasizing on autonomy and creativity। Now we will look at the conclusion। Learning is a complex, multidimensional process influenced by behavior, cognition, social interaction and personal growth। Learning क्या है, एक complex और multidimensional process है जो कि इन्फ्लुएंस होती है हमारे बिहेवियर से, कॉग्निशन से, सोशल इंटरैक्शन से और पर्सनल ग्रोथ से। अंडरस्टैंडिंग दीज थ्योरीज हेल्प एजुकेटर डिजाइन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज। यानी कि अगर इन थ्योरीज को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एजुकेटर्स क्या कर सकते हैं, एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज को डिजाइन कर सकते हैं दैट कैटर्स टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स एंड प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी वजह से क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसको पूरा देखें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।